नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज, CS, TS5 पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पर्यटन। ब्लॉक 1 हमारा पर्यावरण एक परिचय। यूनिट 4 प्रकृति में समुदाय। 4.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य होने चाहिए कि आप समुदाय की मूल विशेषताओं को समझ सकें, किसी समुदाय की विभिन्न जातियों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन कर सकें, सप्राण जीव उपलब्ध संसाधनों को आपस में कैसे बांटते और उपयोग करते हैं के विषय में व्याख्या कर सकें, अंतःसंबंधता की धारणा के महत्व को समझ सके तथा प्रकृति में संपूर्णता के परिदृश्य को विकसित करना सीख सकें और जैव विविधता मैत्री पर्यटन के लिए मानक और आचरण को सूत्रबद्ध कर सकें। 4. एक प्रस्तावना। आप यह पढ़ चुके हैं कि विविध प्रकार के जैविक और अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। आप ये भी देख चुके हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक जैसे वायु, प्रकाश, जल, मृदा और शैल भी सप्राण जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। ऐसा जैविक कारक भी करते हैं, अर्थात परिवेशी पौधे, प्राणी और सूक्ष्मजीव सभी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्राणी या जीव का एक स्थान होता है, एक वास्तविक क्षेत्र जिसमें वह निवास करता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सारे कारकों सहित ये स्थान जीव का प्राकृतिक वास हैबिटाट है। कोई जीव अकेला नहीं रहता बल्कि अन्य जीवों के साथ और अजैविक पर्यावरण के साथ भी गतिक अन्योन्य क्रिया करता है। प्रत्येक जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र में, जिसे उसका निच, निकेत या निल्य नीश कहा जाता है, विशेष भूमिका निभाता है। निच या निकेत में ऐसे प्राचल सम्मिलित होते हैं जैसे आहार, स्थान, तापक्रम, जल और संगम के लिए उचित परिस्थितियां आदि। इसके अलावा निच में जीवों के व्यवहार और वह अवस्थाएं भी शामिल हैं जिनके कारण विभिन्न मौसमों में और दिन के विभिन्न प्रहरों में उनका आचरण बदलता है। इसे साधारण शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि जीव जितने क्षेत्र में रहता है या जो उसका ठिकाना है उसे उसका निवास स्थान कहते हैं, जबकि वह जो कुछ करता है अर्थात उसके व्यवसाय का संबंध निज से है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की अंतर्क्रियाएं विविध प्रकार की होती हैं। ये 2 स्तरों पर हो सकती हैं, जीव संख्याओं पॉपुलेशन के स्तर पर और समुदाय के स्तर पर। इससे पहले कि हम इन अन्योन्य क्रियाओं की गहराई में जाए, सर्वप्रथम हमें जीव संख्या, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक अर्थ को समझ लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि वे किस प्रकार संबंधित हैं। एक ही जाति के सदस्य मिलकर जीव संख्या को आकार देते हैं। विभिन्न पौधों और प्राणियों के जीव समूह जो किसी क्षेत्र में रहते और संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं, एक जैविक समुदाय या सामान्य शब्दों में समुदाय बनाते हैं। अपने प्रतिवेशी अजैविक पर्यावरण को साथ मिलाकर समुदाय पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। मौलिक पारिस्थितिक धारणाओं, प्रकृति में संयोजनों और विश्व के सजीवों का अध्ययन पिछली इकाइयों में कर लेने के पश्चात अब आप प्रकृति और जीव समुदायों की गतिकी और उनकी अंतर्क्रियाओं के महत्व का, जो इस इकाई का प्रमुख विषय है, आप अच्छी तरह मूल्यांकन कर सकेंगे। 4. 2 समुदाय की विशिष्टताएं। समुदाय क्या है और ये कैसे संगठित होता है, इन बातों पर विचार करने के बाद आइए अब हम
जीव समुदाय पर निकट से दृष्टि डालें। किसी समुदाय की 3 मौलिक विशिष्टताएं होती हैं: उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, विविधता, डाइवर्सिटी, और समुत्थान शक्ति, रेजिलियंस। ये तीनों अंतस्बंधित हैं। इन विशिष्टताओं से अतिपरिचय समुदाय की प्रकृति एवं प्रकार्य को समझने के लिए आवश्यक है। 4.2 एक उत्पादकता। उत्पादकता शब्द उत्पादन से व्युत्पन्न हुआ है, जो जीवभार बायोमास के उत्पादन से संबद्ध है। इकाई 2 में आपने पढ़ा कि जीवभार का उत्पादन ऊर्जा संचयन स्थानांतरण अभिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। प्रथम पोषण स्तर के बाद सारे जीव अपनी ऊर्जा और पोषण आवश्यकताएं नीचे के पोषण स्तरों से पूरा करते हैं। किसी समुदाय की उत्पादकता जीव भार के उत्पादन की दर से आंकी जाती है। उत्पादकता भौतिक कारकों जैसे जलवायु, वायु, जलधाराएं, मृदा प्रकार, भूआकार और ऊंचाई अथवा गहराई पर निर्भर होती है। विभिन्न समुदायों में उत्पादकता में विविधता उपरोक्त कारकों में विविधता के कारण पाई जाती है। सामान्यतः देखा गया है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में औसत उत्पादकता जलीय पारिस्थिति तंत्र की अपेक्षा अधिक है। केवल उथले तटीय जल अपवाद है जो अत्यधिक उत्पादी हैं। महासागर पृथ्वी के लगभग 71% सतह को मेरे हुए हैं, फिर भी औसत जलीय उत्पादकता कुल स्थलीय औसत उत्पादकता से 25% कम है। 4.2 विविधता। किसी समुदाय में पौधों और प्राणियों की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। ये शब्द विभिन्न विविधता के संदर्भ में प्रयोग किया गया है और इसे समुदायों की जाति विविधता भी कहते हैं। किसी समुदाय की जाति विविधता की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पारिस्थितिक तंत्र की बहुत सी विभिन्न जातियों के विषय में जानना पड़ेगा। जाति विविधता 3 परिवर्ती संख्याओं पर निर्भर है: समुदाय में विभिन्न जातियों की संख्या, प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या और उस समुदाय के समस्त जीवों की संख्या। 4 फरवरी 2003 समुत्थान शक्ति। आपने देखा होगा कि यदि कोई प्राकृतिक विदोब उत्पन्न होता है तो कुछ समय बाद समुदाय उससे उभरकर यथास्थिति पर पहुंच जाता है। समुदाय की किसी विक्षोभ से उभर आने की एक क्षमता समुत्थानकत कहलाती है। प्रकृति में भौतिक पर्यावरण विक्षोभों के विभिन्न प्रकारों से जीव के सामने निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत करता रहता है। उदाहरणार्थ, मौसम की परिस्थितियों पर विचार कीजिए जो कुछ दिनों तक एक सा नहीं रहता या किसी एक दिन भी एक सा नहीं रहता। तापक्रम, वायु वेग और दिशा में प्रतिदिन परिवर्तन होता है। प्राकृतिक विक्षोभों के कारण समुदायों में हो रहे विघटन के अतिरिक्त मानवीय कारक भी विघ्न डालते हैं। ऐसा कैसे होता है? किसी ऐसी परिस्थिति का विचार कीजिए जब किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति किन्हीं निर्माण कार्यों के लिए नष्ट की जाती है। ये विनाश कार्य इतना कठोर होता है कि कई बार इससे समुदाय का उभर पाना लगभग असंभव होता है। अब एक दूसरी स्थिति पर ध्यान दीजिए जहां कि जंगल में एक बड़ा वृक्ष गिर गया हो और उसका वह स्थान खाली हो गया हो। कुछ समय बीतने के बाद विभिन्न प्रकार के पौधे उगकर उस खाली स्थान को भर देते हैं। ये समुत्थान समुदाय की समुत्थान शक्ति कहलाता है, अर्थात समुदाय के गतिक संतुलन को प्राप्त करने की निहित प्रवृत्ति। पारिस्थितिक शब्दों में इसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, जो समुदायों की स्वाभाविक समुत्थान शक्ति होती है। होमियोस्टेसिस किसी तंत्र के अस्तव्यस्तता के बाद अपनी प्राकृतिक अवस्था पर वापस लौटने की अंतर्निहित क्षमता को कहते हैं। 4.3 समुदाय की जातियों में अन्योन्य क्रियाएं।
किसी समुदाय में पौधों और प्राणियों दोनों के जीव समूह एक साथ रहते हैं, सर्वनिष्ठ संसाधनों में साझेदारी करते हैं और दैनिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग और अंतरक्रियाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। 4.3 1 जैसा कि आपने इकाई 2 में देखा कि किसी समुदाय के जीव आहार प्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार या तो उत्पादक होते हैं या फिर उपभोक्ता उत्पादक समुदाय पर प्रभावी असर डालते हैं। किसी ऐसे स्थलीय समुदाय के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप अभिज्ञ हों, जैसे कोई जंगल समुदाय में वृक्षों की प्रधानता होती है। कुछ वन तो प्रधान जातियों के नामों से ही जाने जाते हैं, जैसे साल का वन, पाइन का वन आदि। प्रधान पौधे की जाति आमतौर से दूसरी पादप जातियों की अपेक्षा आकार में बड़ी या संख्या में सबसे अधिक होती है। आपको स्मरण होगा कि पौधे सौर ऊर्जा संचय करके समुदाय में सर्वाधिक अनुपात में जीव भार की आपूर्ति करते हैं। वे समुदाय के लिए आहार का आधार मात्र ही तैयार नहीं करते बल्कि पर्यावरण को रूपांतरित भी करते हैं, और उनकी उपस्थिति से ये पता भी लगता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव रह सकते हैं। उदाहरणार्थ, वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष अपनी छत्रछाया में स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों को परिवर्तित करते हैं। सूक्ष्म जलवायु संबंधी परिवर्तन उन विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के अस्तित्व के लिए ऐसी नई परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिनके बिना उनका जीवित रहना संभव नहीं होता। प्रधान पौधे अपने क्षेत्र में नियंत्रक प्रभाव रखते हैं और दायिक संरचना का निर्धारण करते हैं। प्रमुख पौधे परिस्थितियां परिभाषित करते हैं। 4.3 2 अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के किसी क्षेत्र में बसने के बाद परिस्थितियां शांत और स्थिर नहीं रहती। प्रत्येक जीव उस निवास स्थान के जैविक और अजैविक घटकों से सक्रिय रूप से अन्योन्य क्रिया करते हैं। इकाई 1 और 3 में आपने देखा कि ये जीव अपने भौतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं। इस इकाई में हम केवल समुदायों के जीवित सदस्यों की अन्योन्य क्रियाओं पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। मौलिक रूप से किसी सक्रिय समुदाय में 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं: परभक्षण, प्रेडेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और सहजीवन, सिम्बियोसिस। का परभक्षण किसी पारिस्थितिक तंत्र में केवल उत्पादक ही अपना भोजन तैयार करने में सक्षम है, जबकि सारे उपभोक्ता, चाहे वह शाकाहारी हर्बिवोर हों, मांसाहारी कार्निवोर, या परभक्षी हों या सर्वाहारी ओमनिवोर हो, या फिर उपमार्जक या अपघटक डिकम्पोजर हो, अपने आहार के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। कुछ उपभोक्ता परभक्षी प्रेडेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। परभक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्राणी का भक्षण करते हैं। चित्र 1 और इस प्रक्रिया में शिकार मारे ही जाएं कोई आवश्यक नहीं है। ये परिभाषा जीव भक्षियों को मृतभक्षियों से अलग करने के साथ ही अन्य बहुत से जीवों के विस्तृत रूप भी प्रस्तुत करती है। शाकभक्षी, मांसभक्षी और सर्वभक्षी परभक्षी हैं और विभिन्न प्रकार के परजीवियों पैरासाइट्स को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। परजीवी ऐसे जीव हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, किंतु उस दूसरे जीव को मारते नहीं। रोगजनकों पैथोजेंस को भी परजीवियों में ही सम्मिलित किया जाता है, किंतु ये परजीवियों के विपरीत अपने पोषणकर्ता को नष्ट कर देते हैं। परभक्षण एक महत्वपूर्ण कारक है जो समुदायों संतुलन में निर्धारित करता है। शिकार होने वाले प्रौढ़ प्राणी चित्र 1 उनके अंडे और बच्चे परभक्षियों के भोजन के रूप में काम आते हैं।
परभक्षी अपने शिकार का जिस विकासीय चरण पर उपभोग करते हैं, वही चरण उनकी जीव संख्या के पुनरुज्जीवन और विकास के लिए निर्णायक होता है। परभक्षियों के दबाव के होते हुए भी शिकार होने वाली जातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो गई हैं, क्योंकि वह परभक्षियों का मुकाबला करने, उनसे बच निकलने के लिए कठोर और चिपचिपा बाहरी स्वरूप और विषाक्त आवर्क विकसित कर चुकी है और क्षतिपूर्ति कर लेने की योग्यता के कारण अपनी जनसंख्या बढ़ाने में सक्षम हो चुकी है। खा प्रतिस्पर्धा किसी समुदाय की जातियों में ये भी एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया है। ये अन्योन्य क्रिया मुख्यतः विरोधात्मक प्रकार की है, क्योंकि प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मौलिक पर्यावरणीय संसाधनों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सामना करते हैं। ये संसाधन मुख्य रूप से प्रयोज्य अवस्था में ऊर्जा और द्रव्य के अतिरिक्त जीवन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए स्थान और कोई विशिष्ट क्षेत्र हैं। पौधे जड़ें फैलाने के लिए स्थान, बढ़ने के लिए क्षेत्र और सूर्य के प्रकाश, जल और पोषकों के अधिकतम अवशोषण के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार पशु भी रहने, प्रजनन और भरण पोषण के लिए एक दूसरे से जूझते हैं। कोई जीव, चाहे वह पौधा हो या प्राणी, मौलिक रूप से दो प्रकार से संघर्ष करता है। एक तो अपनी ही जाति के सदस्यों से प्रतिस्पर्धा, अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरी अन्य जातियों के सदस्यों से प्रतिस्पर्धा, अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा बहुत उत्तेजनापूर्ण होती है, क्योंकि एक जाति के सदस्यों की स्थान और पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं, अतः वे इन पर्यावरणीय संसाधनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला करते हैं। पौधे सीमित रहकर अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा का निम्नलिखित रूप से सामना कर पाते हैं। पौधों में विविध बीज परिक्षेपण प्रक्रिया के विकास की योजना भी है, जो दूर दूर तक बीजों के विस्तृत प्रकीर्णन को सुनिश्चित कर देती है। चित्र 2। आपने शुष्क ऋतु में कुछ रोएंदार या परदार वायु में स्वतंत्र रूप से प्लावी संरचनाएं देखी होंगी। ये बीज हैं जो सक्रिय परिक्षेपण योजना को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्पर्धा को सीमित करने की तीसरी योजना पौधों की पत्तियों और जड़ों द्वारा पदार्थों के स्रवण की है। इन पदार्थों का निरोधी प्रभाव उसी जाति या आसपास दूसरी जातियों की पैदावार पर पड़ता है। प्राणियों ने भी अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा को कम करने या पूरी तरह समाप्त करने की योजना अपनाई है। कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता टेरिटोरियलिटी का प्रदर्शन करना ऐसी ही एक योजना है, जिसमें उनके निवास स्थान का प्रतिवेशी क्षेत्र या बसेरा करने के स्थल निश्चित और घुसपैठियों से रक्षित होते हैं। इस प्रकार चिड़ियों, बर्ड्स और बहुत सी अकशेरुकी जातियां इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज अपने जनसमूह के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उनके और अपने मध्य कुछ स्थान का अंतर रखते हैं। आपने गौरैयों, स्पैरोज में इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा। वह बड़े आक्रमणकारी ढंग से अपने क्षेत्रों की रक्षा करती हैं, विशेष रूप से अपने प्रजनन ऋतु में। ये क्षेत्र या तो संगमी जोड़े द्वारा अधिकृत होता है या ये एक परिवार आधारित इकाई का भी हो सकता है, जैसा कि सामाजिक प्राणियों जैसे भेड़ियों और हाथियों का होता है। आक्रमण व्यवहार द्वारा अपने क्षेत्रों की रक्षा के अतिरिक्त कुछ प्राणी विशिष्ट शारीरिक स्त्रवण द्वारा अपने क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित और अंकित करते हैं। सहजीवन समुदायों के सदस्यों के मध्य सारी अन्योन्य क्रियाएं सदैव विरोधात्मक नहीं होती। जीवों द्वारा प्रदर्शित अनुकूल अन्योन्य क्रियाओं को सहजीवी अन्योन्य क्रियाएं सिम्बियोटिक इंटरैक्शंस कहते हैं।
सहजीवी संबंध वह होते हैं जिनमें जीवों की दो जातियां घनिष्ठ सहवास में रहती हैं। ये सहवासिता भूवैज्ञानिक समयमापक्रम जिकोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान सहजीवी जातियों के सहविकास कोएवोल्यूशन का परिणाम है। सहजीवी संबंधों के तीन प्रमुख प्रकार जीवों में देखने में आते हैं: सहभोजिता, कमेंसलिज्म, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म और परजीविता, पैरासिटिज्म। आय सहभोजिता इस संबंध में एक जाति तो स्पष्ट रूप से लाभान्वित होती है, जबकि दूसरी जाति को न तो लाभ ही पहुंचता है और न ही उसे हानि पहुंचती है, अर्थात यह एक पन्नीय संबंध है। लाभ प्राप्त करने वाले विशेष जीव अक्सर भौतिक रूप से दूसरी जातियों से जुड़े होते हैं। क्या आपने किसी अधिपादप एपिफाइट पर ध्यान दिया है? अधिपादप ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों की शाखाओं पर उगते और बढ़ते हैं। चित्र 3। वे हवा और वर्षा जल से अपना आहार प्राप्त करते हैं और अपने विकास के लिए परपोषी पौधे होस्ट प्लांट का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार समुद्री जीव जैसे नाकचिमटी, बार्नकल्स फुर्तीले गतिशील जीवों पर पलते हैं। इस प्रकार वे परभक्षण से केवल सुरक्षित ही नहीं रहते बल्कि आहार के नए साधन भी प्राप्त कर लेते हैं। अधिपादपों के समान वे भी जिन जीवों पर पलते हैं उन्हें क्षति नहीं पहुंचाते। सहभोजिता का एक और सुप्रसिद्ध उदाहरण एक छोटे से उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल मछली क्लाउन फिश और समुद्री अनेमोनी सी अनेमोने का है। समुद्री अनेमोनी ऐसे समुद्री जंतु हैं जिनके दंशन स्पर्शक स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। क्लाउनफिश ने ऐसा अनुकूलन कर लिया है जिसके कारण वह अनेमोनियों घातक दंशन स्पर्शकों के मध्य रहकर भी जीवित रह पाती है। ये स्पर्शक क्लाउन फिश जाति के निकट आने वाली परभक्षी मछलियों को तुरंत अशक्त कर देते हैं। 2. सहोपकारिता जैसा कि शब्द सहोपकारी से स्पष्ट है, दो जातियों के मध्य सहकारिता की भावना दोनों के लिए हितकर होती है। ऐसा ही एक जाना पहचाना उदाहरण दंशक चींटियों स्टिंगिंग एंट्स के वर्ग और अकेसिया चित्र 4 वर्ग से संबद्ध पौधों के मध्य सहकारी संबंधों का है। इस पौधे की रूपांतरित पत्तियों में खोखले कांटों का एक जोड़ा होता है जिसमें दंशक चींटियां रहती हैं। ये खोखले कांटे चींटे के डिनमक लार्वल के लिए एक सुरक्षित स्थान है। इसके अतिरिक्त ये चींटियां पर्णवृंतों की तह में उपस्थित मकरंद कोशों नेक्ट्रीज द्वारा उत्पादित मकरंद नेक्टार भी खाती हैं। चित्र 4 में तीर चिन्ह देखिए। कांटों में रहने और मकरंद खाने वाली चींटियां शाकाहारियों से क्रूरता पूर्वक और उन पर आक्रमण करके परपोषी पौधों को सुरक्षित रखती हैं। इस प्रकार पौधे सुरक्षित रहते हैं और चींटियों को आहार और सुरक्षा निरंतर मिलती रहती है। सहोपकारिता का एक और उदाहरण कुछ पक्षियों और पशुओं के मध्य संबंध का है। सुर्खिया जैसी चिड़ियां चरते हुए पशुओं पर बैठे बैठे उनकी खाल में से कीट चुनते रहने में अधिकतर समय व्यतीत कर देती हैं। इस प्रकार चिड़ियों को पशुओं से भोजन प्राप्त होता है और पशुओं को अपने शरीर के परजीवियों से मुक्ति मिलने का लाभ प्राप्त होता है। 3. परजीविता इस संबंध में एक ही जाति अपनी सहचारी जाति से सारे लाभ प्राप्त करती है। मानव जाति अक्सर विभिन्न प्रकार के परजीवियों जैसे रोगजनक जीवाणु पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस और विभिन्न प्रकार के अकशेरुकी जीवों का शिकार बनते हैं। आपने आंत्रिय अंकुश कृमियों इंटेस्टिनल हुकवर्म्स एंटमोएबा और मलेरिया परजीवी जो समय पर असंख्य मनुष्यों को संदूषित करते रहते हैं के बारे में सुना होगा। बालों के पिस्सू
हेयर फ्ली मानव परजीवियों का एक और उदाहरण है। पिस्सू का शरीर चिपटा और उसका रंग मनुष्य के बालों के रंग से मेल खाता है, जिसके कारण उसके लिए बालों में घुसना और छुपना सरल होता है। पौधों में सबसे उत्तम परजीवी पौधे का उदाहरण अमरबेल डॉड के पौधे का है। ये पर्णरहित पतला लंबा पौधा होता है। चित्र 5। परजीवी पौधा जो खुंटे के जैसी संरचना द्वारा परपोषी पौधे से जुड़ा रहता है उसे चूषक हॉस्टोरिया कहते हैं। चित्र 5b में चूषकांग हॉस्टोरियम दर्शाया गया है। यह परजीवी परपोषी पौधे से चूषक के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप परजीवी तो फलता फूलता है, किंतु परपोषी पौधे की वृद्धि कम हो जाती है। 4.4 समुदाय में संगठन किसी समुदाय के जीवों के मध्य विभिन्न अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग जातियों द्वारा अस्तित्व और संपोषण के लिए अनिवार्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाई नीतियों को प्रदर्शित करती हैं। सारी अन्योन्य क्रियाएं सामुदायिक संगठन का आधार बनती हैं। समुदाय का संगठनात्मक प्रारूप जीवों के अलग अलग प्रकार से अंतःक्रियाएं करने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है। आप सोच रहे होंगे कि सामुदायिक संगठन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है समुदाय योजनाबद्ध जैव संरचना। इसी बात को दूसरी तरह से यूं कहा जा सकता है कि ये समुदाय के विभिन्न जीवन स्तरों में व्यवस्था और कार्यात्मक संबंध है। आमतौर से ये व्यवस्था किसी पारिभाषिक तंत्र की विशिष्टता होती है, जिसके कारण एक पारिस्थितिक तंत्र को दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है, अर्थात किसी वन को घास स्थल से अलग या घास स्थल को टुंड्रा से अलग इत्यादि। सामुदायिक संगठन के संपूर्ण ज्ञान के लिए समुदाय के दो पक्षों संसाधनों का बंटवारा और स्तरण को समझना जरूरी है। 4.4 एक संसाधनों का बंटवारा। जैसा कि हम जानते हैं, कोई समुदाय पादपों और प्राणियों की विभिन्न जातियों का जीव समूह होता है। वह उपलब्ध संसाधनों का आपस में बंटवारा रिसोर्स पार्टिशनिंग करके ही किसी प्राकृतिक वास में एक समुदाय के रूप में मिलजुल कर रह पाते हैं। किसी समुदाय में संसाधन सीमित होते हैं, अतः प्रश्न ये उठता है कि वह इन सीमित संसाधनों का आपस में उचित बंटवारा कैसे सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक जाति ने भूवैज्ञानिक समय मापक्रम में इस कार्य के लिए स्पष्ट कार्य योजना बनाई है। हर जाति ने किसी न किसी प्रकार का अलिखित संहिता अपनाई है और वह अभिन्न है कि कौन सा संसाधन का कब और कहाँ उपयोग होना है। ये सारी सूचना उनकी आनुवंशिक अंतःकार्य विधि में निहित है। कुछ ऐसे उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जो संसाधनों के बंटवारे के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हैं। किस संसाधन का उपयोग करना है। जीवों को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की प्रकृति के आधार पर शाकाहारियों और मांसाहारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात वह पौधा है या प्राणी। इस प्रकार किसी समुदाय में प्राणी या तो हरे पौधों का उपभोग करते हैं या दूसरी जातियों के प्राणियों को खाते हैं। शाकाहारी प्रत्येक हरे पौधे नहीं खाते, बल्कि अपनी विशेष रुचि की घास, झाड़ियां और वृक्षों की जातियों को ही पसंद करते हैं। इस प्रकार वह चराई करने वाले वर्णात्मक प्राणी सिलेक्टिव ग्रेजर्स हैं। कीट और पक्षी भी वर्णात्मक आहार उपभोक्ता हैं, क्योंकि वह विशेष पौधों के भागों जैसे पर्ण, फल या छाल को खाते हैं। काम में लाए जाने वाले भोजन के साधन के अनुकूल जीव अपने शरीर या उसके भागों में विशेष प्रकार की युक्तियां विकसित कर लेते हैं। 1. जंगल में रहने वाली बहुत सी चिड़ियों की जातियों का निम्नलिखित उदाहरण इस दृष्टिकोण को आपको
स्पष्ट कर देगा। किसी जंगल में दाने या बीज चुगने वाली चिड़िया रहती है, और कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो सड़े गले मांस कैरियन पर आश्रित रहते हैं। इनकी चोंचें उनके आहार के अनुकूल होती हैं। चित्र 6 देखिए। दाना चुगने वाली चिड़ियों की चोंचें लंबी तथा पतली होती हैं, जबकि सड़े मांस को खाने के लिए सशक्त और टेढ़ी चोंच होती है ताकि वह मांस को नोच सकें। उनके पंजे भी इसी उद्देश्य के अनुकूल विकसित होते हैं। पुनः चित्र 6 देखिए। जैसे बीज के अनुकूल, कीड़ों के अनुकूल या फिर वह जो कुछ खाने के लिए चुनते हो उसके अनुकूल। सड़ा गला मांस खाने वालों के पंजे सशक्त और तीव्र होते हैं, जिससे वह अपना शिकार पकड़कर नोच सकें। संरचनात्मक विशिष्टीकरण के अतिरिक्त कुछ चुगने वाली चिड़ियां अपने बीजों के चयन में भी विशिष्टता रखती हैं। इस प्रकार बीज चुगने वाले पक्षियों के दो समूह विभिन्न बीजों के संसाधनों का चयन करके समुदाय में प्रतिस्पर्धा को टालते हैं। कहाँ से उपयोग करना है? संरचनात्मक विशिष्टताओं का विकास कर लेने के अतिरिक्त जीवों के अपने प्राकृतिक वास में अपने संसाधनों की प्राप्ति के निश्चित स्थल भी होते हैं, अर्थात उन्होंने अपने आवासीय क्षेत्र को इस कार्य के लिए प्रविभाजित किया हुआ है। जैसे किसी वन में विभिन्न पक्षी विभिन्न ऊंचाइयों पर रहते हैं। उनमें से कुछ पक्षी अधिक ऊंचाई पर बसेरा करते और भोजन खोजते हैं, कुछ मध्यवर्ती ऊंचाई पर और कुछ कम ऊंचाई पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ तो जंगल के धरातल से ही अपना आहार प्राप्त कर लेते हैं। संसाधनों के बंटवारे का बहुत अच्छा उदाहरण उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली छोटी चिड़िया वार्बलर या फुदकी वॉर्बलर है। ये छोटी रंग बिरंगी चिड़ियां हैं, जिनकी कई जातियां उस जंगल में एक साथ रहती हैं। ये सारी जातियां स्प्रूस के वृक्षों में रहने वाले कीड़ों को खाती हैं, जो कि ये एक ही वृक्ष के विभिन्न भागों में प्राप्त करती हैं। देखिए चित्र 7। यद्यपि उनके भरण क्षेत्र का कुछ अंश एक दूसरे में सम्मिलित है, फिर भी प्रत्येक जाति का अपना निश्चित क्षेत्र होता है, जो वृक्षों में ऊंचाई के अनुसार और धरातल पर मध्य से दूरी के अनुसार निश्चित होता है। संसाधनों का इसी प्रकार का बंटवारा पौधों में भी पाया जाता है। देखिए चित्र 8। किसी खेत में पैदा होने वाली एक वर्षीय पौधों की 3 जातियों की अवधि जीवन चक्र पूरा करने के लिए कम होती है। सौर ऊर्जा की प्रचुरता है, किंतु वे पोषक और नमी अधिकांश उसी मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। आइए देखें कि ये पास पास पाई जाने वाली जातियां एक ही प्राकृतिक वास में रहते हुए भी अपने उगने और प्रजनन के लिए अनिवार्य संसाधनों की प्राप्ति का क्या प्रबंध करती हैं। देखिए चित्र 8। तीनों जातियों की जड़ों की संरचना में बड़ी भिन्नता है और वह मिट्टी की अलग अलग गहराइयों में प्रविष्ट होती है। ये विशेषता उन्हें प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने में सहयोग देती है और विभिन्न मृदा स्तरों से आवश्यक पोषकों के अवशोषण में भी सहयोगी होती है। उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट करता है कि संसाधनों के निर्धारण की ये विभिन्न प्रतिकृतियां ही इन्हें कार्य के समय अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा से बचाती हैं। विभिन्न जातियां संसाधनों का बंटवारा करके किसी न किसी प्रकार दूसरी जातियों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा टालती हैं। बॉक्स 4.1। हावड़ा ब्रिज में निवास करने वाले पक्षियों में संसाधन का बंटवारा। लगभग 58 वर्ष पुराना शानदार प्रास हावड़ा ब्रिज, जो कलकत्ता में हुगली नदी पर बना है, विश्व प्रसिद्ध है। ये पुल न केवल इंजीनियरी आश्चर्य है, बल्कि अनगिनत पक्षियों का निवास स्थान भी है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियों ने इसे अपने रैन बसेरे के
रूप में पसंद करके उस पर घोंसले बना रखे हैं। उसके संगमी जोड़ घोंसले के निर्माण के लिए आदर्श स्थान है। पक्षी निकटवर्ती बड़ा बाजार के पोस्ता क्षेत्र से वहां खाद्यान्न भंडार किए जाते हैं, खाद्यान्न प्राप्त करते हैं और पुल के फुटपाथ पर सैकड़ों ठेले वालों और फेरी लगाकर बेचने वालों के फेंके हुए बेकार खाद्य पदार्थों में से भी उन्हें आहार सामग्री प्राप्त होती है। इस बात पर ध्यान देना रोचक होगा कि विभिन्न पक्षियों की जातियों ने विभिन्न ऊंचाइयों को अपना घोंसला बनाने के लिए चुना है। कबूतर नीचे की सतह से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, कौए मध्य ऊंचाई पर और चीलें जो सबसे ऊंची उड़ती है तथा लगभग 90 मीटर ऊंचाई पर अपना अड्डा बनाती हैं। कब उपयोग करना है? संसाधनों के बंटवारे के औजार के रूप में विभिन्न संरचनात्मक युक्तियों और विभिन्न स्थलों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त समय एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे जीव संसाधन के बंटवारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणार्थ विभिन्न फूलों की जातियां विशेष परागणकारियों को आकर्षित करने के लिए दिन और रात के विभिन्न समयों में खिलते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कीड़े पक्षियों और चमगादड़ों का भोजन बनते हैं। कुछ कीड़ों की जातियां दिन में और कुछ रात में कार्यशील होते हैं। ये नीति दिन में कार्यशील पक्षियों और रात में कार्यशील चमगादड़ों के लिए अप्रतिस्पर्धा आहार के अवसर प्रदान करती है। इसी प्रकार प्रवासी और मौसमी पक्षियों ने भी चक्रावर्तन का नियम बना रखा है जिसका वे पालन करते हैं। मौसम के अनुसार वे पूर्ववर्तियों का स्थान ले लेते हैं और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से बचे रहते हैं। अंतरी समयानुपात पर आधारित संसाधनों में साझेदारी के सर्वोच्च उदाहरणों में से एक अफ्रीका के सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान सेरेंगेटी नेशनल पार्क का उदाहरण है। सेरेंगेटी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले नी जानवरों में उपलब्ध संसाधनों के लिए असाधारण सामंजस्य है। ज़ेब्रा की बहुत सी जातियां और 2 दर्जन से अधिक हिरणों की जातियां चराई करने वाले जीवों में प्रमुख हैं जो सेरेंगेटी पारिस्थितिक तंत्र में रहती है। इस प्रकार चराई करने वाली बहुत सी जातियां एक साथ रहती हैं और विभिन्न प्रकार का घासों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों से भोजन प्राप्त करती हैं। चित्र 9 देखिए। इस सीमा तक तो ठीक है क्योंकि उनके संसाधनों में कोई अंश परस्पर व्याप्त नहीं है, किंतु हिरणों की कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी पसंद घास की कुछ जातियों के संबंध में एक ही है। एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है ये जातियां समान प्रकार के पादप संसाधनों की चराई पादपों के विकास के अलग-अलग समय में करती हैं। आहार संसाधनों के बंटवारे की ये नीति जिसमें चराई कोपल की चराई करने वाले जंतुओं द्वारा अलग-अलग समय पर ही पौधे का उपयोग किया जाता है, समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। यही कारण है कि सेरेंगेटी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले बहुजातीय समुदाय इतने स्थायी और संपोषित हैं। 4 अप्रैल 2002 स्तरण स्ट्रैटिफिकेशन स्तरण किसी समुदाय की विशेषता है। इस शब्द का कोशीय अर्थ स्तरों या परतों की व्यवस्था है। समुदाय के संदर्भ में इसका अर्थ है कि जीव ऊंचाई के अनुसार अपने को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। समुदाय का स्तरण अधिकतर पौधों की जीव आकृति, उनका आकार, शाखन प्रारूप और पत्तियों के अनुसार निर्धारित होता है। प्रकाश पादप समुदाय की ऊर्ध्वाधर संरचना को निर्धारित करने वाला निर्णायक कारक है जो वास्तव में भौतिक संरचना या विभिन्न जंतुओं की जातियों को समायोजित करने का ढांचा प्रस्तुत करता है।
समुदायों का अपना विशिष्ट स्तरण प्रारूप होता है, जैसे एक पूर्ण रूप से विकसित वन पारिस्थितिक तंत्र में 7 या 8 स्तर हो सकते हैं। चित्र 10, जिन्हें वितान, कैनोपी, वितान के नीचे, अंडरस्टोरी, झाड़ियाँ, श्रब, जड़ी बूटी, हर्ब या धरातल, ग्राउंड लेयर, जड़ों की परत, रूट लेयर, और मृदा स्तर, सॉइल स्ट्राटा आदि के रूप में पहचाना जाता है। बेलें, वाइन्स, अधिपादप, एपिफाइट्स और परजीवी, पैरासाइट्स अलग स्तरों पर पाए जाते हैं। पत्तियों से ढका हुआ छत्तीनुमा वृक्षों का शीर्ष, जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्राथमिक स्थान है, का प्रभाव वन के शेष भागों की संरचना और जीवन शैली पर पड़ता है। किसी खुले वितान, ओपन कैनोपी फॉरेस्ट में सूर्य प्रकाश की काफी मात्रा निचले भाग और वन के फर्श पर पहुंचती है। परिणामस्वरूप निचले भागों के वृक्षों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की परत बहुत अच्छी तरह विकसित होती है। किसी ढके सघन छतरीनुमा जंगल, क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट में निचली सतह के आधार तक सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः इस परत के वृक्ष, झाड़ियां और शाक आदि का विकास अल्प रूप से ही हो पाता है। प्रकाश के अतिरिक्त मृदा की आर्द्रता, सॉइल मॉइस्चर, एक और महत्वपूर्ण कारक है जो स्तरण को प्रभावित करती है। जड़ी बूटियों की परत विशेषकर मृदा की आर्द्रता पर ही निर्भर होती है। इनके अतिरिक्त किसी वन में स्थान पर बदलने वाले कारक हैं, जैसे ढाल, ऊपरी भाग का घनत्व है जो जड़ी बूटियों की परतों की संरचना को प्रभावित करते हैं। जंगल की सबसे नीचे की परत जहां हवा की पहुंच हो सकती है, वह जंगल का तल है। यह वह स्थल है जहां जैव पदार्थों का अपघटन होता है और इस महत्वपूर्ण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पोषकों को पोषक चक्र के लिए निर्मुक्त कर दिया जाता है। इस परत की स्थिति उपरोक्त सारे कारकों पर निर्भर करती है। एक जंगल जिसके सारे स्तर पूर्णतः विकसित होते हैं, अत्यधिक मात्रा में जंगली घास फूस और अन्य जैव पदार्थों का उत्पादन करते हैं और जंगल के तल को अत्यधिक सक्रिय स्तर बना देते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तरण, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन की अवस्था का समुदाय के जंतु जीवन की विविधता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्णसमूह की ऊंचाई विविधता और पक्षी जातियों की विविधता में बहुप्रबल सहसंबंध पाया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां ऊर्ध्वाधर स्तरण बहुत बढ़ा हुआ होता है, वहां संसाधनों और आवासीय स्थान की उपलब्धता भी बढ़ी हुई होती है। वह एक सीमा तक विशिष्टीकरण का पक्षधर होता है। वह उदाहरण जिसकी चर्चा अनुभाग 4.4 एक में की गई है, इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। घास स्थल अपने 2 स्तरों में पक्षियों की 6 या 7 जातियों को, जो सब की सब धरातल पर ही घोंसला बनाती हैं, सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अच्छी तरह स्तरित जंगल में 35 या उससे भी अधिक जातियां अपनी विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न स्तरों में रहती हैं। जैसा कि इस इकाई के प्रारंभ में चर्चा की जा चुकी है, हमने देखा कि स्तरण और संसाधनों का बंटवारा समुदाय के 2 महत्वपूर्ण और परस्पर आश्रित पक्ष हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे झीलें और महासागर भी स्तरण प्रदर्शित करते हैं। चित्र 11। उनका स्तरण प्रारूप प्रकाश, तापक्रम और ऑक्सीजन की उपलब्धता से निर्धारित होता है। एक पूर्ण रूप से स्तरित झील में निम्नलिखित परतें होती हैं। सर्वप्रथम, मुक्त परिसंचारी पृष्ठीय जल की वह परत है जो एपिलिम्नियन कहलाती है। चूंकि प्रकाश की प्रचुर मात्रा यहाँ उपलब्ध है, इसलिए इस भाग में पादपों का बाहुल्य है। ये प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख क्षेत्र है। दूसरी परत मेटानिम्लियन है जो
थर्मोक्लाइन द्वारा परिलक्षित है, अर्थात तापक्रम में अतिप्रवण और द्रुतगामी गिरावट। कुछ पादप जातियों को छोड़कर जिन्होंने स्वयं में कम प्रकाश के अनुसार अनुकूलन कर लिया है, यहाँ अपघटन क्रिया अत्यंत सक्रिय है। तीसरी परत हाइपोलिम्नियन है, जो गहरी, ठंडी और जल की सघन परत है तथा जिसमें आमतौर पर घुली हुए ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। इसके बाद की परत तल के पंख बॉटम मड की होती है। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के सामुदायिक स्तरण में क्या उभयनिष्ठ है? ये दोनों स्वपोषित ऑटोट्रॉफिक स्तरों से युक्त हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में एकत्र है जहां प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको याद होगा कि स्वपोषित स्तर और ऊर्जा ग्रहण करके साधारण पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन तैयार करता है। वनों में यह परत मुख्यतः वितानों, कैनापी में, घास स्थलों में, जड़ी बूटियों में या धरातलीय परतों तक सीमित है और झीलों एवं सागरों में जल की ऊपरी परतों तक ही सीमित होती है। स्वपोषित परत के साथ ही परपोषित हेट्रोट्रॉफिक परत भी होती है। इस परत को संगठित करने वाला स्तर स्वपोषितों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऊर्जा का अंतरण और पदार्थों का परिचारण शाक भक्षण, परभक्षण और अपसंघटन के माध्यम से होता है। 4.5 जैव विविधता। शब्द जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या यह सत्य नहीं है? किंतु ठहरिए, शायद कुछ कमी है। अक्सर देखा गया है कि ये एक दूसरे शब्द संरक्षण से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जैव विविधता संरक्षण। अब ये परिचित सा लगता है। आप आश्चर्य करेंगे कि इन दोनों शब्दों की इतनी चर्चा का क्या कारण है। जैव विविधता संरक्षण वास्तव में वर्तमान समय का प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। इस इकाई के अंतिम भाग में हम जैव विविधता के अर्थ की विवेचना करने के अतिरिक्त जैव विविधता के 3 महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन भी करेंगे: इसका महत्व, इसके लोप का कारण और इसका संरक्षण। किंतु सबसे पहले आइए देखें कि ये शब्द जैव विविधता किससे संबंधित है। 4 मई 2001 जैव विविधता क्या है? इस शब्द का सामान्य अर्थ स्वतः स्पष्ट है। संक्षेप में तथा वैज्ञानिक शब्दों में जैव विविधता जीन्स, जातियों, स्पीशीज और पारिस्थितिक तंत्रों कोसिस्टम्स की समग्रता है। जैव विविधता के 3 तत्व निम्नलिखित 3 अनुच्छेदों में सविस्तार प्रस्तुत किए गए हैं। संपूर्ण जीन्स, टोटल जीन्स, जिन्हें आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जाति के अंदर ही हुए जीन्स के परिवर्तनों को व्यक्त करती हैं, जिनमें सम्मिलित हैं एक ही जाति की विभिन्न समष्टियां, जैसे भारत में परंपरागत चावलों की हजारों किस्में, और समष्टियों के अंदर ही आनुवांशिक परिवर्तन, जैसे कि भारतीय गैंडों में बहुत अधिक है और चीते में बहुत कम। संपूर्ण जातियां, टोटल स्पीशीज या जातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र में जातियों की किस्मों को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, किसी द्वीप में 115 जातियां हैं, जिसमें पक्षियों की 10 जातियां, मृगों की 100 जातियां, छिपकली की 5 जातियां आदि। संख्यात्मक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त इन्हें गुणवत्ता के आधार पर भी प्रदर्शित किया जाता है, जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। द्वीप में द्वीप की अपेक्षा अधिक वर्गीकृत विविधता, ग्रेटर टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, पाई जाती है। समुद्र की अपेक्षा धरती पर अधिक जातियां निवास करती हैं। जलीय जातियों की तुलना में स्थलीय जातियां आपस में अधिक घनिष्ठ संबंध रखती हैं।
ब्लास्टर स्विट स्पीचेलो सर्च एक्स एक्स प्लस वी एमने आईजीएन डीईजी एससीआर सीएच ओ एक्स एक्स चैट प्लस आईजीआई आरआर प्लस सी टू एड पॉज ब्लास्टर ऑनलाइन स्पीचेलो https://app ब्लास्टर ऑनलाइन कॉम स्पीचेलो एडजस्ट स्पीच डीएक्स ई ज्ञानकोश एसी इन बिटस्ट्रीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 3 2 1 1 यूनिट 4.pdf ए यूनिट 4 पीडीएफ 15/27 65% प्लस ट जीन्स जातियों स्पीशीज और पारिस्थितिक तंत्रों कोसिस्टम्स की समग्रता है। जैव विविधता के 3 तत्व निम्नलिखित 3 अनुच्छेदों में सविस्तार प्रस्तुत किए गए हैं। संपूर्ण जीन्स टोटल जीन्स जिन्हें आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं जाति के अंदर ही हुए जीन्स के परिवर्तनों को व्यक्त करती हैं जिनमें सम्मिलित हैं आए एक ही जाति की विभिन्न समष्टियां जैसे भारत में परंपरागत चावलों की हजारों किस्में और समष्टियों के अंदर ही आनुवांशिक परिवर्तन जैसे कि भारतीय गैंडों में बहुत अधिक है और चीते में बहुत कम। संपूर्ण जातियां टोटल स्पीशीज या जातीय विविधता स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी क्षेत्र में जातियों की किस्मों को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ किसी द्वीप में 115 जातियां हैं जिसमें पक्षियों की 10 जातियां, मृगों की 100 जातियां, छिपकली की 5 जातियां आदि। संख्यात्मक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त इन्हें गुणवत्ता के आधार पर भी प्रदर्शित किया जाता है जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। द्वीप में द्वीप ब की अपेक्षा अधिक वर्गीकृत विविधता ग्रेटर टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। समुद्र की अपेक्षा धरती पर अधिक जातियां निवास करती हैं। जलीय जातियों की तुलना में स्थलीय जातियां आपस में अधिक घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हमारा पर्यावरण एक परिचय 6 दक्षिण प्रायद्वीप डेक्कन पेनिनसुला 7 गंगा का मैदान गैंजेटिक प्लेन 8 उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया 9 द्वीप आइलैंड्स 10 समुद्र तट कोस्ट्स प्रिव्यू वॉइस ओवर जनरेट वॉइस ओवर We recommend adding more punctuation marks to make your voiceover sound better. Watch this tutorial https://youtu BAU 99x6 CB के आयो Characters count 1897 limit 5000 characters Words count 335 Settings Language Hindi India Help On Engine 5 Air Very poor Next Monday 72 पारिस्थितिक तंत्र विविधता कोसिस्टम डाइवर्सिटी से तात्पर्य है जातियों या समुदायों की जन्निक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी कुछ मापदंडों के आधार पर राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय स्तर पर महापारिस्थितिक तंत्रों मेगाकोसिस्टम्स की सामुदायिक विविधता का अनुमान लगाया जाता है। भारत के वन्य जीव प्रतिष्ठानों के द्वारा किए गए अभी हाल ही के वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्नलिखित 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिक रीजन्स में विभक्त किया गया है। 1 द्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय 2 हिमालय हिमालय 3 भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट
4. अर्धशुष्क सेमी एरिड। 5. पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स। बॉक्स 4.2 भारत के जैव भौगोलिक प्रदेशों की पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पार हिमालय क्षेत्र में वनस्पति विरल है, किंतु इसमें विश्व की सबसे बहुमूल्य भेड़ों और बकरियों के समुदाय पाए जाते हैं। तेंदुआ पेंथेरा अंकिया पैंथरा आंसिया और प्रवासी काली गर्दन सारस ग्रस निग्रिकॉलिस ग्रूस नाइग्रिकॉलिस भी वहां पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों का क्षेत्र है और बहुत से जैव भौगोलिक प्रदेशों की सीमा पर स्थित है। ये क्षेत्र जातीय विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत संपन्न है। उत्तर पश्चिम में मरुस्थल क्षेत्र है जिसमें घास स्थल विस्तृत है। भारत की सुप्रसिद्ध किंतु लुप्त होती हुई सोहन चिड़िया आर्डियोटस निग्रिसेप्स आर्डियोटस नाइग्रिसेप्स इसी क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थल से लगा हुआ अर्धशुष्क क्षेत्र है। ये मरुस्थल और पश्चिमी घाट के मध्य एक परिवर्ती क्षेत्र है। पश्चिमी घाट अपने सघन वनों के लिए विख्यात हैं। घाट के पार दक्कन का पठार है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से अर्धशुष्क है। इसके उत्तर में गंगा के मैदान हैं, जो हिमालय गिरिपाद शिवलाक पर्वत तक विस्तृत है। उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से देश का सबसे संपन्न केंद्र है। आर्किड की बहुत सी जातियां, ओकिड्स, बांस, बैम्बूस, पर्णांग, फर्न्स और कई दूसरे पौधे यहाँ पाए जाते हैं। यही क्षेत्र उगाए गए पौधों जैसे केला, आम, नींबू वंशी और जूट को घरेलू बनाने का प्रमुख केंद्र समझा जाता है। हमारे देश में द्वीपों के दो मुख्य ग्रुप हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार में हरे भरे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो अनगिनत स्थानीय पौधों और प्राणियों की जातियों को आश्रय देते हैं। तटवर्ती भाग भारत के अन्य जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत की तटरेखा 5500 किमी से अधिक है, जिसके ज्वारंतमुखी भूभाग में पाई जाने वाली विशिष्ट मैनग्रोव वनस्पति इस क्षेत्र की विशेषता है। 4 मई 2002 जैव विविधता का महत्व। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता उतनी ही आवश्यक है जितनी ऑक्सीजन और जल। जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचिए, चाहे वह स्वास्थ्य हो, आहार हो, वस्त्र हो, सौंदर्य हो, उद्योग हो या फिर क्रीड़ा या मनोरंजन हो, इनमें से प्रत्येक जैव विविधता के जंगली अथवा घरेलू घटक से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आज के उच्च तकनीकी समाज में, जहाँ अधिकांश वस्तुएं प्रयोगशालाओं में संश्लेषित की जा सकती हैं, आधुनिक औषधियों का अधिकतर प्रतिशत जो आजकल रोगियों को दी जा रही हैं, जैविक उत्पत्ति है। असंख्य जीवन रक्षक औषधियाँ पुष्पित पौधों से वियुक्त की जाती हैं। कुनैन सिनकोना वृक्ष चित्र 12 से वियुक्त करके मलेरिया की चिकित्सा के लिए उपयोग की जाती है। फॉक्सग्लव पौधे चित्र 12b से डिजिटलिस प्राप्त करके पुराने हृदय रोग की चिकित्सा के उपयोग में लाया जाता है। मॉर्फीन और कोकीन क्रम्प विवरण के लिए स्क्रीन देखें। चित्र 12 ए सिनकोना पौधे की एक शाखा। कुनैन इसकी छाल से अर्क निकाल कर तैयार की जाती है। बी फॉक्सग्लव पौधे का एक भाग डिजिटलिस का लोथ पोस्ते और कोको की झाड़ियों से प्राप्त की जाती है और पीड़ा कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। औषधियों की और बहुत सी किस्में जो पौधे से प्राप्त की जाती है। श्वेतरक्तता, कई प्रकार के अर्बुदीय ट्यूमर्स, कैंसरों और अनेकों प्रकार के हृदय रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। टैक्सोल अति आधुनिक खोज है
ये एक रसायन है जो यू नामक वृक्ष टेक्सस बक्काटा टैक्सस बक्काटा चित्र 13 देखिए की छाल से प्राप्त किया जाता है। टेक्सोल अंडाशी कैंसर की चिकित्सा में बहुत प्रभावी पाई गई है क्योंकि यह विशेष रूप से कैंसरीय ऊतकों को लक्ष्य बनाकर नष्ट करती है और सामान्य ऊतक को कोई हानि भी नहीं पहुंचाती। पौधों के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवन भी औषधियों के उत्पादन में काफी उपयोग में लाए गए हैं। 3,000 से अधिक प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स सूक्ष्मजीवों से प्राप्त की गई है। हम सब महत्वपूर्ण जैविकायों पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से हम अच्छी तरह परिचित हैं। सूक्ष्म जीवों का ही एक उत्पाद साइक्लोस्पोरिन मृदा कवक से निकाला गया है जिसने हृदय और गुर्दा प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा में असंक्राम्य प्रतिक्रिया इम्यून रिएक्शन की रोकथाम के गुणों द्वारा क्रांति पैदा कर दी है। एस्पिरिन और बहुत सी अन्य दवाएं जो आज संश्लेषित की जाती हैं, उनका पता सबसे पहले जंगल में पाई जाने वाली जातियों से ही लगा था। आज पाई जाने वाली जंगली पौधों और जंतुओं की जातियों में से अधिकांश भविष्य के संभावित भोज्य संसाधन हो सकते हैं। अधिकतर पादप जातियों को अभी तक अन्वेषित नहीं किया गया है और उनकी उपयोगिता काम में लाना शेष है। जंगलों या दूर दराज में रहने वाले असंख्य मानव जनजातियां अपनी प्रोटीन की आपूर्ति के लिए वन्य जीवों का ही सहारा लेती हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 30,000 पौधों की जातियों में खाए जाने योग्य भाग होते हैं, किंतु आज विश्व का 90% आहार केवल पौधों की 20 जातियों से ही प्राप्त होता है। अभी हाल ही में एक उष्णकटिबंधीय जातिस्पक्ष सेम विंग्ड हीन्स की खोज हुई है जो आहार का संभावित स्रोत है। इस पौधे का प्रत्येक भाग खाद्य है। इसकी पत्तियों का स्वाद पालक जैसा है। इसकी तरुण फली हरी मटर के सदृश है। नए बीज मटर के दाने जैसे होते हैं। परिपक्व बीज सोयाबीन के समान और इसकी भूमिगत जड़ें आलू जैसी और प्रोटीन से परिपूर्ण होती है। एक और रचनात्मक लक्षण है कि ये तेज उगने वाली ग्रंथिकावहन पौधा है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर मृदा को समृद्ध करता है। जंगल के ऐसे ही अनेकों पौधे करोड़ों वर्धमान जनों के भोजन का उज्ज्वल भविष्य प्रदर्शित करते हैं। जैव विविधता का महत्व विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में स्पष्ट होता है। शताब्दियों से मानवों ने उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने और उसे बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की फसलें और पशुधन कृत्रिम रूप से पैदा करने के प्रयास किए हैं। इन परंपरागत प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक रूप से विकृत पौधों की फसलें पैदा की गई हैं, जो अब परित्यक्त की जा रही हैं और उनके स्थान पर नई उच्च उत्पादी फसलें पैदा की जा रही हैं। दुर्भाग्यवश यह नई उच्च उत्पादी फसलें आनुवांशिक रूप से सजातीय है और उनका आनुवांशिक आधार सीमित है। कीटनाशकों और विभिन्न रोगों के विरुद्ध अत्यंत असुरक्षित है। उदाहरणार्थ जो विकृत चावल मुख्य रूप से एशिया में पैदा होता है वायरस के कारण तबाह हो गया, किंतु एक भारतीय जंगली विकृत किस्म ऐसी भी है जिसमें प्रतिरोध की जीन है। गहन प्रजनन के द्वारा एक प्रतिरोधक संकर उत्पन्न कर लिया गया जो अब बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। ये उदाहरण उच्च कृषीय पैदावार के लिए आनुवांशिक विविधता या जीन पूल्स के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। उद्योग भी विभिन्न प्रकार के पादप और प्राणी उत्पादों का उपयोग करके जातियों की मूल्यवान विविधता से लाभान्वित हो रहे हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 2000 पादप जातियां अपनी आर्थिक महत्व के लिए जानी पहचानी जाती हैं। भवन, उपस्कार
और कागज निर्माण उद्योग 100 से अधिक वृक्षों की जातियों का उपयोग करते हैं। कपास, भांग, अलसी, जूट और एगेव वस्त्र निर्माण, रस्सी आदि बनाने के लिए रेशों के स्रोत हैं। अनेकों प्रकार की पादप जातियों से प्राप्त प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग रबर, रंगों, चर्म शोधन कारकों, सुगंध, रालों, गोंदों, तेलों, कीटनाशकों और अन्य उत्पादों के तैयार करने में किया जाता है। इस प्रकार कोई ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसे जैव विविधता ने अछूता छोड़ा हो। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां भी इस जैव विविधता से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण मानव संस्कृति को बनाने और विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। हम जानते हैं कि मानव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सर्जित विविध पर्यावरणीय परिस्थितियां विविध संस्कृतियों के विकास में अर्थपूर्ण रूप से प्रभावशाली रहे हैं। यदि हम संस्कृति और जैव विविधता में संयोजनों के विषय पर एक बार फिर ध्यान दें तो पाएंगे कि संस्कृतियां विविध रूपों में भले ही एक दूसरे से भिन्न हों, किंतु वे सभी जैव विविधता के चारों ओर ही घूमती हैं। मनुष्य को मानव अस्तित्व और संपोषण के लिए जैव विविधता के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने का ज्ञान उस समय से था जब उसने पृथ्वी पर कदम रखे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। इस प्रकार जैविक संसाधनों के उपयोग, साझेदारी और संरक्षण के साधन मानव संस्कृति की आधारभूत मान्यता बन गए। विभिन्न संस्कृतियों में जैव विविधता का ये महत्व विभिन्न रूपों में प्रतिबिंबित होता है, जैसे धार्मिक विश्वासों, भूमि प्रबंध पद्धतियों में फसलों के चुनाव और आहार में कला, संगीत, सामाजिक ढांचे और भाषाओं के रूप में। वास्तव में जीवन की विविधता ही वह पृष्ठभूमि जिसमें बहुत सी संस्कृतियां पनपी अथवा नष्ट हो गईं। 4 मई 2003 जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उच्च स्तरीय विविधता स्थायित्व प्रदान करती है। उदाहरणार्थ अत्यंत जटिल पारिस्थितिक तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यदि न छेड़े जाएं, तो वे लंबे समय तक अपरिवर्तित बने रह सकते हैं। दूसरी ओर साधारण पारिस्थितिक तंत्र जैसे टुंड्रा अत्यंत भंगुर है। इनमें आई गड़बड़ियों के कारण जीव संख्या परिमाण में अचानक और असीम परिवर्तन देखा जा सकता है। अन्य साधारण पारिस्थितिक तंत्र जैसे गेहूं का खेत परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और यदि इसके जैविक और अजैविक कारक बहुत अधिक बदल जाएं, तो ये पारिस्थितिक तंत्र अस्तव्यस्त होकर समाप्त हो सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में परिस्थिति चित्र 15 में दर्शाई गई परिस्थिति से तुलना योग्य है। पारिस्थितिक तंत्र संतुलन एक अस्थिर तत्व है। पारिस्थितिक तंत्र पर किसी छोटी-मोटी भी गड़बड़ी का कोई परिणामी प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि विस्तृत विविधता में पाए जाने वाले जीव बदली हुई परिस्थिति के अनुसार पुनः संगठित होकर अनुकूलित हो जाते हैं। जरा सोचिए कि यदि पारिस्थितिक तंत्र में इतनी विविधता न हो तो क्या होगा। मामूली सी गड़बड़ी भी संतुलन को बिगाड़ देगी, और बड़ी गड़बड़ियां तो पारिस्थितिक तंत्र को विध्वंस भी कर सकती हैं। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। चित्र 15। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का अनेकों चार एक दूसरे से संयोजित होते हैं। ये संवेदनशील संबंधों द्वारा संतुलित है और कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं। आइए अब इस स्थिति को पारिस्थितिक तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से विश्लेषित करें। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की जातियां असंख्य पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। प्रत्येक जाति एक या एक से अधिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, जल और पोषक चक्र नियंत्रण, अपघटन और मृदा निर्माण
तथा संरक्षण के अतिरिक्त जलवायु और अन्य परिवेशी परिस्थितियों के साथ समंजन को संपन्न करती है। ये क्रियाएं सामूहिक रूप से ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं जो जीवन के अस्तित्व के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। एक अधिक विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की बहुत अधिक संख्या होने के कारण अन्योन्य क्रियाएं भी अधिक होती हैं, जिनके कारण बड़ा आहार जाल बनता है। इस परिस्थिति में जाति के विलोपन से पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन पर मामूली सा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र के आहार जाल में जातियों की संख्या कम हो तो एक भी जाति के लोप होने से पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता पर गहरा प्रतिघात होता है। 4.5 4 जैव विविधता लोप के कारण विभिन्न प्रकार के कारक जैव विविधता लोप के लिए जिम्मेवार हैं। इस उपभाग में हम उन प्रमुख कारकों की चर्चा करेंगे जो प्रायः विभिन्न प्रकार की जातियों के लोप का कारण बनते हैं। आवास की क्षति और खंडन। आधुनिक समय में अबाधित आवास दुर्लभ वस्तु बन चुकी है। गत कुछ दशकों में जैसे जैसे मानव जनसंख्या और संसाधन उपभोग में वृद्धि हुई है, आवासीय क्षेत्र अचानक बहुत सीमित हो गए हैं। बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं जैसे विद्युत, आवास और आहार ने प्राकृतिक वास पर कई प्रकार से अतिक्रमण किया है। असंख्य बांधों के निर्माण से नदियों और सरिताओं के कई भागों के आवास नष्ट हो गए हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक तटीय विकास के कारण प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और अन्य निकटवर्ती समुदायों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। वनों को भी विनाश भोगना पड़ा है क्योंकि इनका एक बड़ा क्षेत्र सीमावर्ती कृषि और लकड़ी के लिए साफ किया जा चुका है। ये सारी गतिविधियां आवास के लिए क्षेत्रों के विखंडन का कारण बनती हैं। चित्र 17, जिसके कारण इनमें बसने वाली अनेकों जातियां धीरे धीरे आवास के अभाव में लुप्त हो जाती हैं और इस प्रकार जाति विविधता के सर्वनाश का एक क्रम प्रारंभ हो जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। चित्र 17 चित्रों की श्रृंखला AB आवास के क्रमिक विखंडन और कमी को प्रदर्शित करती है। वर्ष विस्कॉन्सिन का शांत वनस्थली आवास B के 50 वर्ष बाद की स्थिति दिखाता है, जिसमें टुकड़ों में आवासीय क्षेत्र का विनाश साफ देखा जा सकता है। के 70 वर्ष बाद की स्थिति जिसमें आयासीय क्षेत्र का और अधिक विनाश हुआ है। D के 120 वर्ष बाद की परिस्थिति आयासीय क्षेत्र के भारी विनाश पर ध्यान दीजिए। आवास की इस भयंकर कमी के साथ इस क्षेत्र में बहुत सी जातियों का विलोपन भी हुआ है। जे कर्टिस के अनुसार 1955 जातियों की प्रविष्टि। जातियों की प्रविष्टि चाहे आकस्मिक हो या जानबूझकर की गई हो या फिर दोनों ही प्रकार से हो, यह सब किसी क्षेत्र की क्षेत्रीय जैव विविधता के लोप का प्रमुख कारक है। प्रविष्टित जाति इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज श्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी होने के कारण मौलिक जातियों ओरिजिनल स्पीशीज को नुकसान पहुंचाते हुए स्वयं तीव्र गति से स्थापित हो जाती है। इस अचानक बदलते हुए दबाव के कारण मूल जातियां उस क्षेत्र से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। हम डोडो नामक पक्षी जाति चित्र 18 का उदाहरण लेते हैं। डोडो हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप मॉरिशस में रहता था। डोडो में 2 विशिष्टताएं थीं जो अंततः उसके सर्वनाश का कारण बनी। उसे मनुष्यों का कोई भय नहीं था और इसलिए वह आसानी से मारा जाता था। दूसरा, वह उड़ भी नहीं सकता था, अतः धरातल पर अंडे देता था। हिंद महासागर के इस द्वीप हर सोरों की प्रविष्टि के बाद
जिन्होंने उनके अंडों का भक्षण करना शुरू कर दिया। वर्ष 1681 तक डोडो जाति के पक्षी विलुप्त हो गए। डोडो के विलोपन की कहानी को इस द्वीप पर एक नई जाति सुअर प्रविष्टि और आवासीय परिस्थिति के परिवर्तन के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र जैसे द्वीप में आवास के प्रकार और प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल दोनों ही भौतिक रूप से सीमित होते हैं। इस प्रकार के दबाव के परिणामस्वरूप स्थानीय प्राणी, इस उदाहरण में डोडो की परभक्षियों और प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अनुकूलन की क्षमता अक्सर कम ही रहती है। उदाहरण स्वरूप हो सकता है कि आवास इतना बड़ा या विविधतापूर्ण न रहा हो कि विपत्ति की शिकार जाति डोडो नए परभक्षियों सुअर से बच सकी हो और संसाधनों की विविधता भी इतनी न रही हो कि एक पहले से मौजूद जाति नई प्रतिद्वंद्वी जाति के साथ मिलकर रह सके। अतः श्रेष्ठ जाति जावित रही और स्थानीय जाति लुप्त हो गई। 3. पादप और पशु जातियों का अतिशोषण। वन्य संपदा, मत्स्य संपदा और वन्य प्राणी संसाधनों का अत्यधिक शोषण किन्हीं किन्हीं विलोपन की सीमा तक हुआ है। पैसेंजर पिजियन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चित्र 19। किसी समय ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक पक्षी थे। वह इतनी संख्या में थे कि उनके झुंड प्रवसन के समय आकाश को धुंधला कर देते थे। उनका एक ही झुंड लगभग 400 किमी लंबा होता था और उसमें 2,00,00,00,00,00,00 पक्षी से कम नहीं होते थे। लगभग 5 किमी चौड़े और 67 किमी लंबे वन में प्रत्येक वृक्ष पर इस पक्षी जाति के कम से कम 90 घोंसले हुआ करते। जिस वन में पैसेंजर पिजियन का बसेरा होता था वहां का जंगल उनके असीम टनभार बीट द्वारा संसेचित होता था। ये पक्षी विशेष रूप से उनके चूजे स्वादिष्ट खाद्य थे। बहुत अधिक संख्या में होने के कारण वह सस्ते भी थे। परिवहन के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें जरूरत से अधिक संख्या में मारा जाता था। चूजों और वयस्क पक्षियों दोनों को अंधाधुंध मारा जाता था। इस सब के अलावा उनके प्रजनन की दर उनके मारे जाने की ऊंची दर की अपेक्षा बहुत कम थी, क्योंकि पैसेंजर पिजियन एक समय में केवल एक अंडा ही देता था। इस तरह उनके मारे जाने की दर और प्रजनन दर में लगातार अंतर बढ़ता गया और यह जाति अंततः लुप्त हो गई। अंतिम कपोत मार्था सिंसिनाटी चिड़ियाघर सिंसिनेटी जू में 1914 में मर गया और उसका मृत शरीर वाशिंगटन के संयुक्त राज्य राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। पैसेंजर पिजियन की कहानी के समान ही प्रत्येक विलुप्त जाति की अपनी विनाश की कथा है। मनुष्य की आहार की आवश्यकता, बहुमूल्य वस्तुओं जैसे हाथी दांत की मांग और पालतू पशु जिज्ञासा और संग्राही वस्तुओं की बढ़ती मांग भी प्रदूषण, अनेकों प्रकार की प्रदूषक पॉल्यूटेंट पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण संवेदनशील जातियां प्रभावित होती हैं। फलस्वरूप इन जातियों की संख्या कम होती चली जाती है। प्रदूषक किसी एक जाति विशेष को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि आहार जाल की विभिन्न कड़ियों में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। ब्रिटेन के रूस्तकों बार्न आउल को इसी प्रकार हानि पहुंची है। न केवल बड़े प्राणी बल्कि मृदा जीवाणु भी मिट्टी में जमा हुए प्रदूषकों के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों से भारी धातु हेवी मेटल्स और सिंचित कृषि के कारण लवणीकरण सैलिनाइजेशन उनके जीवन और विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अम्ल वर्षा
एसिड रेन ने यूरोप में वनों को नष्ट किया है। समुद्री प्रदूषण से मत्स्य संसाधनों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों के बारे में भी अक्सर सुनने को मिलता है। सार्वभौम जलवायु में परिवर्तन। बहुत से उपलब्ध अन्वेषणों से प्राप्त आंकड़े प्रत्यायनीय रूप से बताते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में संपूर्ण विश्व की जलवायु में परिवर्तन आएगा। वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों में मानवीय कारणों से अगली शताब्दी में 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक सार्वभौमिक तापक्रम में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की वृद्धि स्थलीय जातियों की सह्य सीमा लगभग 125 किमी ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाएगी या पर्वतों पर 150 मीटर ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा। इस प्रकार का अचानक परिवर्तन बहुत सी जातियों की सह्य सीमा के बाहर होगा और ये संभव है कि हम उन्हें सदा के लिए खो दें। इसके अतिरिक्त प्रक्षेप से ये भी निर्दिष्ट होता है कि समुद्र तल भी ऊंचा होगा। फलस्वरूप बहुत से स्थल जलमग्न हो जाएंगे और उन पर पाए जाने वाले पादप एवं प्राणी समूहों को खतरा पैदा हो जाएगा। 4 मई 2005 जैव विविधता संरक्षण। पिछले उपभाग में हमने जैव विविधता लोप के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया। जैव विविधता संरक्षण में न केवल उपरोक्त पक्षों को सुधारना होगा बल्कि समाज के संपूर्ण वर्गों को शिक्षित और सम्मिलित करने के लिए एक प्रभावशाली योजना बनानी होगी। इस योजना में 3 आधारभूत तत्व सम्मिलित होने चाहिए और वह है भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का बचाव, जैव विविधता की भावी संभावनाओं की खोज के लिए गहन अध्ययन और इनको संभालकर उचित रूप से उपयोग करना। चित्र 20 विवरण के लिए स्क्रीन देखें। चित्र 20 जैव विविधता संरक्षण के 3 तत्व बचाव, अध्ययन और इनका संभालकर उचित रूप से उपयोग। इन तीनों तत्वों के अन्योन्य संबंधों पर जो विपरीत दिशाओं में बनाए गए तीरों द्वारा निर्दिष्ट है ध्यान दीजिए। 1 जैव विविधता लोप की गति को धीमा करने के लिए आवश्यक है कि लोगों को किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति उनकी भूमिका और मानवीय हित के लिए इसका महत्व समझाया जाए। 2 जैव विविधता के विषय में जानकारी बढ़ाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिनिधि और जीवनक्षम जातियों और जीव संख्याओं के प्रतिशतों को सुरक्षित रखना चाहिए। B1 यदि मानव के लिए जैव विविधता का प्रत्यक्ष अथवा संभावित मूल्यों का पता लगे तो यह जैव विविधता लोप को धीमा करने के लिए अधिक प्रेरणादायक होगा। B2 मानवों के लिए जैव विविधता के वर्तमान और संभावित लाभ को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक जैविक संसाधन आधार को बचाया और संभाला नहीं जाता। C1 निर्वाह के लिए जैव विविधता के उपयोग हेतु उसके परंपरागत और आधुनिक ज्ञान के नव परिवर्ती संश्लेषण की आवश्यकता है। C2 जैव विविधता अनुसंधान में प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सब किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता द्वारा निभाई गई भूमिका और मानव जीवन हेतु इसके महत्व की स्पष्ट समझ की अपेक्षा करता है। जैव विविधता संरक्षण की सफलता के लिए जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का सुग्राहीकरण और भागीदारी अत्यावश्यक है। उपरोक्त तीनों तत्वों के वर्णन में अपने योगदान के संदर्भ में आप स्वयं को कहाँ रखेंगे? पहली श्रेणी में या दूसरी श्रेणी में? सारी श्रेणियों में क्यों नहीं? 4.6 सारांश। इस इकाई में आपने अध्ययन किया कि किसी क्षेत्र के सारे जैविक और अजैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र में एक अपना आवास होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट निकेत होता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में
वे एक विशिष्ट क्रिया करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक जाति के जीवों का समूह सजीव संख्या संगठित करता है। जीवों की विभिन्न जीव संख्याएं मिलकर एक समुदाय बनाती हैं। समुदाय तथा उनके आसपास के अजैविक कारक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र संगठित करते हैं। समुदाय की 3 आधारभूत विशिष्टताएं होती हैं: उत्पादकता, विविधता और समुत्थान शक्ति। उत्पादन को जीवभार के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपस्थित जातियों की संख्या और प्रचुरता जातियों की विविधता को निर्धारित करते हैं। समुत्थान शक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से अपने को उभारने की पारिस्थितिक तंत्र की योग्यता है। प्रधान पादप जातियां विभिन्न प्रकार के जीवों के अस्तित्व की परिस्थितियों को परिभाषित करती हैं। सप्राण जीवों के समुदायों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: प्रतिस्पर्धा, परभक्षण और सहजीवन। सहजीवन को 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात सहभोजिता, सहोपकारिता और परजीविता। प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रकार के उन जीवों के मध्य होती है जो समान प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति को लिए संघर्ष करते हैं। परभक्षण क्रिया में एक जाति, शिकार, एक संसाधन बन जाती है। इसे मार दिए जाने के बाद दूसरी जाति, परभक्षी, उसका उपयोग भोजन के रूप में करती है। सहजीवी संबंधों के दौरान 2 या अधिक जातियों के जीव एक लंबे समय तक मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभ प्राप्त करते हैं। सहभोजिता एक पक्षीय संबंध है। एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी जाति को न तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि पहुंचती है। सहोपकारिता में दोनों जातियां लाभान्वित होती है। परजीविता संबंधों में एक जाति, परजीवी, को लाभ होता है किंतु दूसरी, परपोषी, को हानि पहुंचती है। संसाधन बंटवारा और स्तरण वह प्रक्रिया है जिससे सारे जीव प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक संघर्ष से बचते हुए आवश्यक संसाधन प्राप्त करते हैं। जैव विविधता जीन्स जातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की संपूर्णता से संबद्ध है। जैव विविधता कई तरह से मानवों की भलाई में सहयोग देती है। लगभग जीवन के सारे ही क्षेत्र, चाहे वह आहार हो, परिधान हो, औषधियां हो, उद्योग हो, अंगराग हो, क्रीड़ा या मनोरंजन हो, सभी जैव विविधता से संबद्ध हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। बहुत से कारक जैव विविधता लोप का कारण बने हैं। आवास का समाप्त होना, नवीन जातियों की प्रविष्टि, अतिशोषण, हर प्रकार का प्रदूषण और सार्वभौम जलवायु में परिवर्तन जैव विविधता लोप के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। एक दीर्घकालिक, प्रभावी और नियोजित जैव विविधता संरक्षण अभियान ही जैव विविधता को और अधिक क्षति से रोक सकता है। इस अभियान में से 3 तत्व सम्मिलित करने चाहिए: भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का बचाव, जैव विविधताओं की संभावनाओं की खोज की दृष्टि से इसका गहन अध्ययन तथा इसका संभाल कर उचित उपयोग। जैव विविधता अभियान के सफलतापूर्वक चलाने हेतु हर क्षेत्र के लोगों का इसके प्रति सुग्राहीकरण मूल मंत्र है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।